देश में नरेंद्र मोदी के विरोध की आंधी चल रही है, वेव, एंटी मोदी वेव चल रही है इस देश में। कोई भी खड़ा हो जाएगा ये कहने के लिए। एक जमाना ऐसा होता था, लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी अगर कुत्ता भी खड़ा कर देंगे लोग उसको भी वोट दे देंगे, गधा भी खड़ा कर देंगे लोग उसको वोट दे देंगे। और वाकई ऐसा दौर था उनकी लोकप्रियता का। लेकिन उनकी अलोकप्रियता का जो दौर है वो किसी से देखा नहीं जा रहा है। बीजेपी के एक सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि ये गटर जनरेशन है, और उनका क्वालिफिकेशन क्या है? जिनका आप नाम सांसद हैं, और उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं? मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। सीधे तौर पर वो जेनजी के नए नेता बनना चाहते हैं, लेकिन वही जैसे मैंने कहा कि वो शार्प तो हैं, लेकिन शार्प के साथ साथ शातिर भी हैं। वो पूरे तरीके से साथ तो नहीं देना चाहते, इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, मैं आपका साथ छोड़ दूंगा अगर आप इसी तरह चलते रहे। और लगातार 15 अगस्त से देखिए 3 दिनों के भीतर कम से कम तीसरी बार रामदेव बोल रहे हैं। अब ये देखिए कि जब से दिमागी नक्सल कहा है नरेंद्र मोदी जी ने, तब से हालत खराब हो चुकी है। एक भी व्यक्ति की ना मौत हुई, ना ही किसी व्यक्ति की हड्डियां टूटी। कोई भी उनको सुधांशु त्रिवेदी आ जाएं, किरण रिजिजू आ जाएं, तमाम पूरी आईटी सेल आ जाए, किसी भी तरीके से इसको संभाल नहीं पा रहे हैं इस पूरे मुद्दे को। अब ये दिमागी नक्सल जनता पार्टी शुरू हो गई। अब आप देखिए यहाँ पर ये इंस्टाग्राम पे जैसे मैंने आपको बताया कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे और लाखों की तादाद में लोग आके इनको ज्वाइन कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कहा जाता है, बहुत पुरानी मिसाल है कि जब जहाज डूब रहा होता है तो सबसे पहले चूहों को खबर लगती है और चूहे भागने लगते हैं, जहाज छोड़कर भागने लगते हैं। ये कोई चूहा नहीं है, ये बाकायदा हमारे बहुत प्यारे गुरु रामदेव जो कि सत्ता के साथ साथ चलते हैं। और मौसम बदल रहा है, रामदेव मौसम वैज्ञानिक कहलाए जाते हैं। पहले एक जमाने में रामविलास पासवान के लिए कहा जाता था, लेकिन आज के जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो रामदेव जैसे लोग हैं। देखिए आप जरा, चूंकि भाजपा का ये जहाज डूबता हुआ नजर आ रहा है, और डूब कैसे रहा है, जो हमारी युवा पीढ़ी जेनजी और जेन अल्फा पूरे तरीके से संघर्ष छेड़ दिया है, आंदोलन छेड़ दिया है भाजपा के खिलाफ, भाजपा के पूरे सिस्टम के खिलाफ। तो रामदेव आ गए हैं मैदान में और कह रहे हैं, यानी आप सोचिए, बीजेपी के सबसे प्रिय लोगों में से एक, नरेंद्र मोदी के प्रिय लोगों में से एक, कंगना रनावत। इस इंटरव्यू में पूछा गया उनसे कि भाई कंगना रनावत जो है वो हमारे जेनजी को गटर जनरेशन कह रही थी। उस बात पर चाहते तो वो बहुत आराम से, थोड़ा मुलायमियत के साथ भी अपनी असहमति जाहिर कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चाहा, और आपको ये मैं आप यकीन के साथ बता सकती हूं कि बेहद होशियार हैं रामदेव, बहुत शातिर दिमाग और शार्प माइंड के आदमी हैं। शातिर भी हैं और शार्प भी हैं साथ साथ। उन्होंने बहुत नाप तोल कर, तराजू लेकर नाप तोल कर बाकायदा इन शब्दों को उन्होंने अंजाम दिया, जिसमें सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि कंगना रनावत से सवाल पूछ लिया कि बताइए कंगना, आपकी जवानी कैसी रही, आपकी जो है वो बचपन कैसा रहा, ये बताइए, आपके खुद के कारनामे कैसे हैं। तब पूछा एंकर ने कि गटर क्या उन्हें बोलना चाहिए था, और उन्होंने कहा नहीं, गटर नहीं बोलना चाहिए, पार्टी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और उससे भी अहम बात है, आखिरी लाइन आपको सुनवाना चाहती हूं, युवा हमारी बहुत बड़ी ताकत है, उन्होंने सत्ता की चूलें हिलाकर रख दी हैं। ये कुछ सेकंड की बाइट सुन लेते हैं। बीजेपी के एक सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि ये गटर जनरेशन है, और उनका क्वालिफिकेशन क्या है? जिनका आप नाम सांसद हैं, और उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं? मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवान को, जेनजीज को गटर पटर बोलना, ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। इसके ऊपर जो है उनकी पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। और लेकिन वो आपके योग की प्रशंसक रही हैं, खुद को सनातन। कोई मेरी प्रशंसा करे, योग की प्रशंसा करे, तो मैं उनके गुनाहों को यहां पर लिपापोती कर दूं? आप गुनाह मानते हैं, ये है कहना? देखो, किसी भी जाति, वर्ग, समुदाय, आज युवा कोई जाति नहीं है, युवा में सब है। उसमें ब्राह्मणों के भी बालक है, क्षत्रियों के भी, वैश्यों के भी, दलित के भी, आदिवासी वनवासी के, SC ST के, सबके बालक है। आज युवा अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, उसको कोई नकार नहीं सकता। और युवाओं ने तो अच्छे की चोले हिला करके रख दिए साहब। और इतना होता तो फिर भी सब्र की बात थी। आप देखिए, रामदेव जी छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में नहीं है। जी हां, हिंदू खतरे में नहीं है, जो खतरे में है वो इस देश का बचपन है और इस देश की जवानी है। सीधे तौर पर वो जेनजी के नए नेता बनना चाहते हैं, लेकिन वही जैसे मैंने कहा कि वो शार्प तो हैं, लेकिन शार्प के साथ साथ शातिर भी हैं। वो पूरे तरीके से साथ तो नहीं देना चाहते, इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है,
मैं आपका साथ छोड़ दूंगा अगर आप इसी तरह चलते रहे। और लगातार 15 अगस्त से देखिए 3 दिनों के भीतर कम से कम तीसरी बार रामदेव बोल रहे हैं, देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बुद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, वनवासी, न SC/ST। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। वरना कई साल से तो सुना भी नहीं था कि रामदेव ने आखिरी बार कब बात बोली थी। अब क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि किसी भी धर्म समुदाय को खतरे में नहीं है, देश का बचपन और जवानी खतरे में है। बच्चों को शामिल जो किया जा रहा है प्रदर्शन में, उस पर सवाल उठा रहे हैं। इस पे क्या कह रहे हैं? यानी बच्चों के तो वो साथ हैं, बच्चे यानी हमारी युवा जनरेशन के साथ हैं। उनके जो तथाकथित हैंडलर्स हैं, वो लोग जो उनको आंदोलन में इस्तेमाल कर रहे हैं, रामदेव के मुताबिक उनके रामदेव खिलाफ हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को। यानी वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो युवा हमारा आंदोलन में हिस्सा ले रहा है, ये कोई वायरस है, ये कोई दहशतगर्द है, ये कोई अर्बन नक्सल है, या ये कोई दिमागी नक्सल है, ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, पीढ़ी हमारी अच्छी है, यानी उनके खिलाफ नहीं जाना चाहते। वो जिनके खिलाफ वो हैं कि इन बच्चों को आंदोलन में झोंकने का जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग खराब हैं, यानी जो वयस्क हैं, यानी वही पुराने दुश्मन, वही कम्युनिस्ट, वही पॉलिटिकल पार्टियां जो ऑपोजिशन में बैठी हैं, वही मुसलमान, वही JNU, वही AMU, जो पुराने दुश्मन हैं, उनको दुश्मन बना के और बचा के रखा है, लेकिन उन्होंने कोई नया दुश्मन तैयार नहीं किया। इस मामले में आप देखिए नरेंद्र मोदी के जो बात करने का तरीका है, उनका जो वार्तालाप का और डायलॉग का तरीका है, उससे बहुत अलग है रामदेव। मैं एक मास कम्युनिकेटर के तौर पे आपको बता रही हूं, नरेंद्र मोदी ने अपने दुश्मन और दुश्मनी अपने सर ले ली है। उन्होंने सीधे तौर पर जो है वो दिमागी नक्सल कह दिया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी लोग अभी दुश्मन वही पुराने हैं, वो ये कह रहे हैं कि बच्चों को ये कहा जा रहा है कि आप जो है घेराव कर लीजिए कलेक्ट्रेट का, आप सड़कों पर उतर जाइए, आप नारेबाजी कीजिए, ये खतरनाक है। बच्चे अच्छे हैं, उनके हैंडलर्स जो लोग उनको आंदोलन में भेज रहे हैं वो गलत है। सीधे तौर पे यहां कहना चाहती हूं, कितना भी तोड़ मरोड़ कर इस बात को पेश किया जाए, सबसे अहम बात इस दौरान यही है कि जो चूहे हैं वो अभी जहाज छोड़ रहे हैं। अगर आपको किसी बात में कोई शक था, कोई शुबा था कि बीजेपी के बुरे दिन चल रहे हैं, बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, यहां से पार्टी सिर्फ गर्त में जा रही है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप रामदेव मौसम वैज्ञानिक से इस बात का अंदाजा लगा लीजिए। और आपको यकीन ना हो तो दूसरा आपको एविडेंस देती हूं। दूसरा क्या है? मैं दूसरा सबूत पेश करती हूं कि इस सरकार से उसको लग रहा है कि सच की बुनियाद पर तो कोई काम नहीं हो पा रहा है। आप जानते हैं कि पूरे IT सेल को बदल दिया गया है। अभी मंत्रीगण हमारे, पहले उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद रिजिजू जी का जिक्र कर रही हूं, उसके बाद ANI को जल्दी भाग दौड़कर इंटरव्यू देने भी पहुंच गए हैं। ट्वीट में जो उन्होंने बताया कि ये तमाम लोग जो हैं ये नक्सल हैं, दिमागी नक्सल, और ये लोग नक्सल नहीं है, तो वो डिफ्रेंसिएशन करने की तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन इस बार झूठ से भी काम लिया। मैं आती हूं उनके झूठ पर, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहती हूं कि पूरा जो IT सेल है उसको बदल दिया गया है बीजेपी की, यानी वही बदनाम IT सेल, वही फुट सोल्जर्स जो लगातार मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को, किसानों को, कश्मीरियों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, मेरे जैसे पत्रकारों को, आप यकीन जानेंगे कि मैंने जब ये लिस्ट देखी तो पहली बार लिस्ट देख के मुझे अंदाजा हुआ कि क्या किसी ने सारे मेरे ट्रोल्स जो हैं, जो मुझे लगातार हर तरह की धमकियां देते रहे, आप सोचिए कि बलात्कार की धमकी से लेकर हत्या की धमकी से लेकर पत्रकार के तौर पर मुझे डिस्क्रेडिट करने से लेकर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ISI, CIA, फिलिस्तीन के समर्थक, हमास के समर्थक, ISI के समर्थक, कौन सा ऐसा समर्थन था जो मैं नहीं कर रही थी? इन लोगों के मुताबिक इन्होंने मुझे बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। और पूरे वो लोग जो दिन रात पेट पकड़ पकड़ कर गालियां बकते थे, जो मीम्स और रील्स बनाते थे मेरे ऊपर, उन तमाम लोगों की एक फहरिस्त तैयार करके अब वो IT सेल के नए इंचार्ज हो गए हैं, नए सर्वा हो गए हैं, नए अधिकारी हो गए हैं, नए पदाधिकारी हो गए हैं। इनको रिवॉर्ड किया गया है इस तरह से इनाम दिया जा रहा है। जो जितना नफरती, जो जितना हिंसक, जो जितना झूठ बोल सकता है, जो जितना प्रोपेगेंडा फैला सकता है, यानी इस हद तक खराब है इन लोगों का रिकॉर्ड कि इनमें से ज्यादातर ने, जैसे ही इनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ, सबने अपने ट्विटर हैंडल को
प्राइवेट कर लिया या डिलीट करके भाग गए। यानी इनके रिकॉर्ड इतने खराब हैं। सोनिया गांधी के लिए इतनी बदतरीन गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया, नेहरू के लिए गालीबाजी का इस्तेमाल किया गया। इतने घटिया ये लोग हैं। इन्हें हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार 12 साल से फॉलो कर रहे थे। मेरे जैसे पत्रकारों को ये लोग सता रहे थे, मेरी हर रिपोर्ट को बाहर निकालकर, और कहते हैं कि देखिए अब ये इनके रोने का समय शुरू हो गया, अब कितना ये जख्म है। जख्म बोलते हैं कि हर रोज एक नया जख्म। इसके अलावा हर तरह से मेरी निजी डिटेल्स निकालने से लेकर हर तरह के तमाम, जो मैं कहूंगी कि कौन कौन से ऐसे संबंध बिठाते हैं, ये वो तमाम लोगों को बुलाकर एक नया, यानी मालविया तो चले गए लेकिन इन्हें छोड़ गए। अब ये नए लोग तैयार है, नई पीढ़ी पूरी आ गई है और बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का, उनकी पार्टी का बेड़ा पार करेंगे। चलिए, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, मैं भी देखेंगे हम लोग कितना बेड़ा पार इनका होगा। लेकिन कम से कम ये बात तो पार्टी स्वीकार कर रही है कि उससे गलती हुई है। ये बात तो पार्टी स्वीकार कर रही है कि जेनजी के सोशल मीडिया पर, जेनजी का जो प्रेजेंस है उसका इनके पास कोई काट नहीं है। अभी जरा सी देर में आती हूं और आपको बताती हूं कि जो दिमागी नक्सल जो नरेंद्र मोदी ने कहा था उस पर भी एक ट्विटर हैंडल बन गया, और कैसे 500,000 यानी 5 लाख से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हो चुके हैं, ये आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले रिजिजू जी की बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं एक भी व्यक्ति की ना मौत हुई, ना ही किसी व्यक्ति की हड्डियां टूटी। इतना बड़ा दावा, आप सोचिए, कैमरे पर हमारे मंत्री महोदय, सम्मानीय मंत्री जिनका काम है देश के लिए नीतियां बनाना, वो कह रहे हैं, कैमरे पे झूठ बोल रहे हैं सीधे। यानी दिन को रात कह रहे हैं, रात को दिन कह रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये पैलेट गन्स के शिकार इस व्यक्ति के, जिसको लगभग अंधा कर दिया गया, इसको राहुल गांधी ने पेश किया। आपने देखा किस तरह से वो लोग, वो लड़की जो कि आईसीयू में कई हफ्ते रही, उसके बारे में झूठ बोल दिया गया। AK-47 चलाई गई बिहार में, उसके बारे में झूठ बोल दिया गया। 500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, उनके बारे में झूठ बोल दिया गया। सीधे तौर पर हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं कि ना कोई मरा, ना किसी की हड्डियां टूटी। जंतर मंतर के इस पूरे वायलेंस में किसको सीरियस इंजरी नहीं हुई, और साथ साथ ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने उनको उकसाया। मेरे पास कॉपीराइट नहीं है, आपको ANI का ये मैं बाइट दिखा सकती थी, लेकिन मैं सीधे तौर पर आपको ये बताना चाहती हूं कि इतने बुरे हालात हो गए हैं भाजपा के, NDA सरकार के, मोदी सरकार के, उनके मंत्रियों के, कि पहले तो संसद में पूरे 3 हफ्ते गुजर गए, मोदी जी नहीं आए, अमित शाह नहीं आए, उनके किसी बड़े मंत्री का कोई बयान नहीं आया कि हमने जो कई सौ लोगों को जख्मी किया, दिल्ली पुलिस को किसने आदेश दिया कि टीयर गैस छोड़ी जाए, किसने आदेश दिया कि पैलेट गन्स बसाई जाए, किसने आदेश दिया AK-47 जो है वो उनके ऊपर शुरू की जाए, शूटिंग की जाए, जिसको राहुल गांधी लगातार सवाल यही पूछते रहे कि अगर आपने आदेश दिया पुलिस को कि गोली चलनी चाहिए तो इस्तीफा दीजिए अमित शाह जी, और अगर आपको नहीं पता था और उसके बाद भी गोली चल गई तो आप अपने इनकॉम्पिटेंट हैं, आपके अंदर वो योग्यता नहीं है कि आप बने रहें एक गृह मंत्री के तौर पर, तो भी इस्तीफा दीजिए। राहुल गांधी बार बार दोहरा कर इस बात को कह रहे हैं कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। पूरा सेशन चला गया, खुद अमित शाह, जो मैंने कहा कि सीना ठोक कर किस तरह से चलते थे कि उसको बंद कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे, कश्मीर का ये करेंगे, नॉर्थ ईस्ट का वो करेंगे, UAPA लगा देंगे, तमाम तरह से नागरिकता को लेकर उनके अलग अलग बयान थे, और फिर आखिर में ये कहते पाए गए कि मैं अंदर कैसे जाऊं, मेरी कोई सुनता है क्या, कोई मुझे बहस करने देगा क्या, यानी संसद में जाने को तैयार नहीं थे। मैं तो रोज